Darkness cannot drive darkness. Only light can do that. Sorrow cannot drive your sorrow. Only happiness can do that. Means हम अपने sorrow से हटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते. For that we have to become happy. हमको हैप्पीनेस लाना पड़ेगा अपने अंदर, जिससे कि हमारे सौरव को खत्म कर पाए. सेम उसी तरीके से जो हमारे अंदर कमियां हैं, वीकनेसेस है, वो हमारे वीकनेसेस से नहीं हटेंगे. फॉर दैट वी हैव टू डू वर्क. हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि वो वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए. सेम उसी तरीके से जैसे कि हम डार्कनेस को हटाने के लिए कैंडल को लाते हैं, बल्ब को जलाते हैं कि जो अंधेरा है वो हट जाए. सेम उसी तरीके से हमारी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे वीकनेस को हम क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए और हम उसको स्ट्रेंथ में चेंज कर पाए. सो वेलकम टू ऑल ऑफ योर गाइड्स ऑन माय चैनल स्टडी साइलेंटली. अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमने प्रीवियस पार्ट्स में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस पार्ट्स में अबाउट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, एंड देन अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट इज फ्लो, एंड कैसे हमारा चार्ज का फ्लो होता है. हमने इसके बारे में पढ़ा था. और उसके बाद हमने पढ़ा था सर्किट डायग्राम, सर्किट्स के बारे में, सर्किट के सिंबल के बारे में पढ़ा था. अब हम आज ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था आप लोगों को कि आज हम लोग ओम्स लॉ शुरू करेंगे. लेकिन ओम्स लॉ शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आप लोग के माइंड में अभी तक शायद नहीं आया हो, या हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में बात आई भी हो, कि अगर चार्ज फ्लो करता है या करंट फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है हमारे वायर में, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और एक समय यह आएगा कि इधर के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे, वायर से बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस वायर में नहीं बचेगा. तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा. तो ऐसा कैसे? इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल ले तो कुछ होना चाहिए, कोई चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में मोशन नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में मोशन नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है. मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड चार्ज इज कैरियर ऑफ एनर्जी. तो जब भी हम बात कहेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्ज, देन देयर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी. मींस एनर्जी क्या हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. होता क्या है, देखिए, जैसे मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे लगे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, एक वायर है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लगे हैं. हमने यहां पे क्या दिया, इसको एनर्जी दी. हमने इसको क्या प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड की. एनर्जी क्या की, प्रोवाइड की. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी जगह पे वाइब्रेशन मोशन करेगा. कौन सा मोशन करेगा, वाइब्रेशनल मोशन. वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो, अपने प्लेस पे आगे पीछे जो मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन और टू फ्रो मोशन. तो अपने प्लेस पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिसके कारण इसकी एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा. मोशन के कारण जो एनर्जी गेन होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, व्हिच यू स्टडी इन द क्लास 9th. तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. दैट काइनेटिक एनर्जी शिफ्टेड टू द अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर टू अनदर, एंड ऑन दिस बेसिस एनर्जी इज शिफ्टेड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन, एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो इन द वायर, इन द मेटेलिक वायर. नाइदर, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, एक्चुअल मोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है. ओनली होता क्या है, एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू energy gained by them as a form of kinetic energy, or that kinetic energy is transferred from one point to the other point at the last source, which is responsible for the flow of electricity or the flow of a charge. यह बेसिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए था, अगर अभी तक नहीं आया, और नहीं आया तो मैं आपके माइंड में अब डाल दे रहा हूं कि हमेशा ये माइंड में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल फ्लो नहीं होता है. एक्चुअल में फ्लो किसका होता है, एनर्जी का फ्लो होता है वाइब्रेशनल मोशन के थ्रू. तो शुरू करते हैं.
ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 10th, नॉट ओनली फॉर क्लास 10 बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो 10th में और 12th में दोनों जगह पे आपको ओम्स लॉ को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, वहां पे आपको ओम्स लॉ का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा क्लास में। ओम्स लॉ बेसिकली क्या है? ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया था विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ओम्स लॉ गिव अ रिलेशन बिटवीन, क्या देता है? रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। सो हम शुरू करते हैं। ओम्स लॉ, तो अब शुरू करते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है किसने दिया? ओम्स लॉ को जॉर्ज ओम्स ने दिया, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया ओम्स लॉ। इन्होंने इसको 1827 में अपने थीसिस में प्रोवाइड किया। व्हाट इज ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ के बारे में इन्होंने प्रोवाइड किया। इन्होंने लॉ बनाया 1827 में थीसिस में अपने, और किसने दिया? जॉर्ज ओम ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या देता है? रिलेशन देता है। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या देता है? रिलेशन देता है। ओम्स लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure electric current is directly proportional to the potential difference applied across the metallic wire। क्या कहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनल टू दोनों का मतलब सेम होता है, तो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो हमको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V एट व्हाट? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां से हमको क्या मिल जाता है? यहां से हमको मिलता है V प्रोपोर्शनल टू I। और अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, वी नो दैट वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट। तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड R। इस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। V इक्वल टू RI, और इस R को ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये R क्या है? यहाँ पे R जो है कांस्टेंट है। R क्या है? कांस्टेंट। अगर यहां से हम देखते हैं इस इक्वेशन से, तो हमको क्या मिलता है? V अपॉन I इक्वल टू R। V अपॉन I मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन I इक्वल टू R मींस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट is constant because R is what? R is constant। तो हम कह सकते हैं according to Ohm's law, according to Ohm's law, second definition अगर Ohm's law का देना तो हम क्या कह सकते हैं? according to Ohm's law the ratio of potential difference or electric potential to the electric current is constant or equal to resistance। समझ में आ गया? अब Ohm's law में समझ में आ गया क्या है? अब ओम्स लॉ में ग्राफ एक आता है, कभी कभी पूछ देता है ग्राफ बनाओ, पेपर में बहुत बार पूछा है, या ऑप्शन दे देगा 3-4 ग्राफ, 4 ग्राफ दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से कौन सा जो ग्राफ है ओम्स लॉ को बताता है, ये बताइए। तो ओम्स लॉ के लिए ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से, ग्राफ हमको पता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। अब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ रहा है, एक 2 कदम चलता है तो दूसरा भी 2 कदम चलेगा, एक 2 कदम पीछे आता है तो दूसरा भी 2 कदम पीछे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब ग्राफ बनेगा तो क्या होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है,
इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसका ग्राफ? ओम्स लॉ के केस में V और I का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। अब कुछ कंडक्टर होते हैं ओमिक और कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ। तो ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। Ohm's law, very important topic, not only for the class 10th but also for the class 12th. In class 12th we have read about the application of Ohm's law. वहां पे आप लोग को एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा Ohm's law का। 10th में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार इसको पेपर में पूछा गया है, Ohm's law क्या होता है। ओके, चलिए, तो Ohm's law हो गया। अब जो हमको नई क्वांटिटी या रेजिस्टेंस मिली है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। और मैंने इसके बारे में बताया था आपको कब, जब मैंने वोल्ट मीटर के बारे में आपको पढ़ाया था, एमीटर के बारे में आपको पढ़ाया था, तब उसी समय मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। सो अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है ये देख लीजिए आप लोग। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या होती है? बॉडी की प्रॉपर्टी होती है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूं आप लोगों को। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा। इनर्शिया बेसिकली क्या होता था? बॉडी की प्रॉपर्टी होती थी विच अपोजेस द चेंज इन द स्टेट। बॉडी की स्टेट में जब भी चेंज होता था तो उसको क्या करता था? अपोज करता था। जैसे हम एक बस में बैठे और बस इज इन द मोशन, तो हम भी इज इन द मोशन रहेंगे। लेकिन जैसे बस स्टॉप होती थी, हम कहाँ हो जाते थे? आगे की तरफ चले जाते थे। ठीक, कहां चले जाते थे? आगे की तरफ, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। अब बस रुकी हुई है, अचानक चली तो हम पीछे की तरफ हो जाते थे। क्यों हो जाते थे पीछे की तरफ? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया अपोज करता है, बॉडी की प्रॉपर्टी थी जो कि अपोज करता है स्टेट में चेंज को। सेम उस तरीके से रेजिस्टेंस होता है, ये भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है ये रेजिस्टेंस? फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? ये अपोज करता है, रोकता है, करंट को नहीं बहने देता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टर आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैव अ हाई, comparatively high resistance. Insulator are those which have infinitely high resistance, due to which the flow of a current in insulator is approximately negligible. समझ में आया? तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे हमने सब्सटेंस को डिवाइड कर चुका है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है समझ में आ गया? रेजिस्टेंस इज बेसिकली द अपोज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ अ करंट। तो किसी भी बॉडी में अगर रेजिस्टेंस हाई है, किसी भी बॉडी में रेजिस्टेंस हाई है, तो क्या करेगा? किसी भी बॉडी के रेजिस्टेंस हाई है तो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। समझ में आया? इसीलिए वोल्ट मीटर में और एमीटर में हमने पढ़ा था। अभी हम जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। चलिए अब आते हैं, हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस हम करते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में और नॉलेज लेते हैं। रेजिस्टेंस हमने देख लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ अ करंट। फ्लो ऑफ अ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। मतलब कि अगर किसी भी बॉडी की रेजिस्टेंस हाई होगी, किसी बॉडी की रेजिस्टेंस हाई होगी तो उससे करंट का फ्लो कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। किसी बॉडी की रेजिस्टेंस लो है तो उससे करंट फ्लो कराना उतना ही आसान हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजिस्टेंस, substance are divided into 3 parts. One is conductor, resistor, and third one is the insulator. Conductor are those substances which having a very low resistance, and resistor are those substances which have comparatively high resistance, and insulator are those substances which have infinitely high resistance, due to which the flow of a current in insulator is approximately impossible. Flow of a current in the insulator is approximately impossible.
कंडक्टर क्या है समझ में आ गया, इंसुलेटर रेजिस्टर समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस फिर सबस्टेंस को हम डिवाइड किए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने डिवाइड कर चुका है। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे का क्या है, अपोजिशन, एक अपोज है। रेजिस्टेंस बेसिकली व्हाट इट डज, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इन द मेटेलिक वायर, कंडक्टर एंड एनीथिंग वेयर इट इज प्रेजेंट। So resistance is present in all the body. No body is 100% free from resistance, and no body having 100% resistance. So ideal case will not exist in this earth. It is only in the theory. सिर्फ वो थ्योरी में है, कोई भी आइडियल केस हमारा इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं तो इससे पहले इसकी यूनिट, फिर उसको डिफाइन। ओके, तो रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो R है दैट इज V बाई आई, दैट इज V बाई आई। V की जो यूनिट होती है, वोल्टेज की जो यूनिट होती है दैट इज वोल्ट, एंड जो करंट की यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, एंड इट इज नोन बाय अ नेम ऑफ ओम, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। याद रखिएगा ओम, ये सिंबल होता है ओम का। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। अब डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन जो आता है पेपर में, जो पूछता है पेपर में, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या है, डिफाइन कीजिए बेसिकली। तो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो अगर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर पे काम करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 ओम, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। मतलब कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है अक्रॉस द एंड ऑफ अ मेटेलिक वायर, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई होता है अक्रॉस द एंड ऑफ अ metallic wire and it implies the flow of a 1 ampere of a current through it. अगर उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है when 1 voltage of potential difference applies across the end of a metallic wire, then that is called 1 resistance. उसी को हम क्या कहते हैं, 1 ohm कहते हैं, that is called 1 ohm. तो 1 ohm का डिफाइन करने के लिए पेपर में पूछा था। अभी तक देखिए 3 क्वेश्चन मैंने बता चुका है। 1 एम्पियर डिफाइन करने को पूछता है, 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए पूछता है, एंड थर्ड वन इज द 1 ओम डिफाइन करने के लिए पूछता है। 1 कूलाम का मैंने डेफिनेशन आप लोग को बता दिया था, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये सब आपको पता है। 1 कूलाम कभी कभी पूछ देता है। ओके, और 1 कूलाम का मैंने एक डेरिवेशन बताया था, दैट इज इक्वल टू 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज एक्वायर्ड बाय 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द 1 कूलाम, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था। तो अब रेजिस्टेंस पे हम चल रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो 1 ओम क्या होता है ये हमने देख लिया कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेटेलिक वायर है एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है दैट मेटेलिक वायर से, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। मींस उस वायर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 1 ओम होगा। इस समझ में आ गया आप लोगों को? इतना हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। सबस्टेंस को रेजिस्टेंस पे कैसे डिवाइड किए ये भी हमने देख लिया, कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है ये भी देख लिया हमने। अब हम चलते हैं इस पे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ये आप देखें, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो लेंथ ऑफ द वायर। तो जो सबसे पहला फैक्टर दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, मींस जो लेंथ ऑफ वायर है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर किसी वायर की लेंथ लंबी है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और किसी वायर की लेंथ छोटी है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड जो केस है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस भी हम कह सकते हैं। मींस रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वायर। मेटेलिक वायर के एरिया पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? ऑन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि जिस भी वायर का थिकनेस ज्यादा होगा, वायर की थिकनेस ज्यादा, वायर की थिकनेस अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
थिकनेस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। थर्ड जो है, थर्ड दैट इज द नेचर ऑफ वायर और सबस्टेंस भी हम कह सकते हैं। नेचर ऑफ वायर और सबस्टेंस, सबस्टेंस के नेचर और वायर पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सबस्टेंस और वायर पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? जैसे हमने लिया कॉपर का वायर और एक स्टील का वायर या एल्यूमिनियम का वायर, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक हमने आयरन का वायर लिया, एक नाइक्रोम का वायर लिया, दोनों की जो रेजिस्टेंस होगी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एक हमने मतलब हम डिफरेंट टाइप के वायर लेते हैं, जैसे एक सिल्वर का वायर, एक गोल्ड का वायर, तो उनके भी रेजिस्टेंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो जैसे ही सब नेचर चेंज कर रहे हैं सब्सटेंस का, मतलब सब्सटेंस चेंज कर रहे हैं, उनके रेजिस्टेंस भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक। मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। होता क्यों है? अभी आपके माइंड में यार होगा कि भैया ऐसे कैसे इंक्रीज हो जाएगा? अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, और हम एनर्जी दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जिससे कि स्पीड और तेज होगा। तो करंट की स्पीड अगर तेज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी और तेज होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में टेम्परेचर का जो ज्यादा डिटेल है वो आपको 12th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। होता क्या है, दो बैंड होते हैं, एक बैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। और इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जंप करता है। पहले जब दोनों के बीच में क्या होगा? जंप होगा इलेक्ट्रॉन का एक बैंड से दूसरे बैंड में, तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब मेटल के केस में जो दोनों है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप किए रहते हैं। जो दोनों है वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? ऐसे ओवरलैप करते रहते हैं। ये दो बैंड है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं। अब जब ओवरलैप करके रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इसमें से इसमें जंप करना है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन को इसमें से क्या करना है? अगेन सॉरी, इलेक्ट्रॉन को इसमें से इसमें क्या करना है? जंप करना है। अब जैसे हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। अब ये इसमें से जंप कर रहा था बहुत आसानी से, उसको ज्यादा एनर्जी मिल गई तो क्या करेगा? इसको पार कर देगा। क्या कर देगा? इसको क्रॉस कर देगा। जैसे हम बॉल फेंकना है हमको, जैसे हमको क्या करना है? बॉल फेंकना है। क्रिकेट खेलने हमने बैट्समैन के पास बॉल फेंकना है, हमने गया ऐसे फेंक दिया। अब हमने क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा जान लगा दिया, ऐसे फेंक दिया, तो क्या होगा? बैट्समैन पार, बॉल बाउंड्री पार, अपने हाथ बिना मारे हुए। समझ में? तो सेम इसी तरीके से इसमें होता है कि ज्यादा एनर्जी दे देने से क्या होता है? इसको जंप कर देता है। जब जंप कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? कम फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और कम फ्लो हो रही तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यही अगर सेमीकंडक्टर का केस हो तो सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैंड गैप होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? गैप होता है। तो गैप होता है तो एनर्जी मिलती है, तो और तेजी से इलेक्ट्रॉन कूद पाता है, जंप करके पहुंच पाता है। इन द केस ऑफ नॉन मेटल आप उसमें कुछ भी कर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ में हो गया? टेम्परेचर हो गया, समझ में आ गया? तो ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा R जो है L बाई A के बराबर है। R जो है प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो हमको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमको कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड रो। रो, RHO, RHO रो कहते हैं। और इस रो का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं हम इसको? रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या लाया? एक कांस्टेंट टर्म लाया और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? रो। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो L बाई A, दैट इज रेजिस्टिविटी L बाई A। ओके, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमको पता चल गई, ये सब पता चल गई। अब हमको पढ़ना है रेजिस्टिविटी के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया टर्म आ गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
इस क्लास के लिए हम यहीं पे रहने देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यही इसी इक्वेशन से शुरू करेंगे। दिस इक्वेशन इज नोन एज थर्ड इक्वेशन। हम थर्ड इक्वेशन से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। R इक्वल टू रो L बाई ए दैट इज रेजिस्टिविटी। लेकिन एक होमवर्क और दे देता हूं, नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट इज रेजिस्टिविटी इन माय कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। ओके, रेजिस्टेंस के बारे में पता लगा, रेजिस्टिविटी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।